देखो सेक्शन 43 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या, एक बात अपन ने पढ़ी थी कि सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पर अपन ने कल एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 shall not apply where memorandum और articles of association of the private company so provides, यानी कि ये जो बंधन है ना कि सर शेयर कैपिटल दो तरीके की हो सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इससे प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्प्ट किया गया है। उसकी मर्जी है जैसे शेयर कैपिटल वो इशू कर सकती है। उसको ये पब्लिक कंपनी की तरह बंधन नहीं है कि आप दो ही तरीके की इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रख सकते हो। वो यदि ऐसी शेयर कैपिटल इशू करना चाह रही है जिसमें डिविडेंड्स ज्यादा हो, या जिसमें कोई और राइट ज्यादा हो, जिसमें वोटिंग राइट ज्यादा हो, या कोई तीसरा राइट ज्यादा हो, ठीक है, तो वो वैसा भी कर सकती है, उसका कोई दूसरा नाम भी दे सकती है। ये मतलब है इस एक्सेप्शन का, दैट इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 शैल नॉट अप्लाई। सेक्शन 43 क्या बोलता है कि सर दो तरीके की शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी और प्रेफरेंस, यानी कि इसको फ्रीडम दे रहा है, तुझे कोई तीसरी या चौथी तरीके की कैपिटल इश्यू करनी है तो तू वो भी कर सकता है। बात समझ में आया जश ये क्या बोल रहा है? मतलब छोटे होना, तो छोटे होने का फ्रीडम ये है कि चूंकि तुम में, सिंस यू आर अ प्राइवेट कंपनी, तुम में पब्लिक का पैसा नहीं लग रहा है। जहां पब्लिक का पैसा लगता है वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है या नहीं बढ़ जाती है? यस सर, कि पब्लिक का पैसा डूबना नहीं चाहिए, मैक्सिमम कोशिश यही होनी चाहिए। तो सर जहां पर प्राइवेट कंपनी है, जहां पब्लिक का पैसा नहीं लग रहा है, वहां पर फिर आपको वर्किंग फ्रीडम भी ज्यादा मिलती है कि आप इक्विटी और प्रेफरेंस के अलावा कोई दूसरे तरीके की कैपिटल जिसके अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो भी इशू कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अपन अब स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके बाद का एक टॉपिक आएगा। तो सर व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? की सर एक एसोसिएशन है, बहुत सारे लोग साथ में एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के साथ में और कंपनी को फॉर्म करते हैं। यस सर। तो सर इस एसोसिएशन का मेमोरेंडम, ठीक है, तो सर इट्स द चार्टर ऑफ द कंपनी। सबसे पहली बात, मेमोरेंडम इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर मीन सर इस कंपनी के पर्टिकुलर लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस जिसके बाहर इसको काम नहीं करना है। सो इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। सुप्रीम लॉ इस कंपनी के लिए कोई है कि जिस कंपनी, उस कंपनी के लिए उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके लिए सबसे बड़ा कानून है। ये पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, तो सर पहली बात तो क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ दैट कंपनी। दूसरा, सर एमओए इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, sorry, constitutional document of that company. Now what do you mean by constitutional document sir? वही मतलब वही है कि सर इंडिया का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? यदि मैं कहूँ कंपनीज एक्ट, यदि मैं कहूँ एलएलपी एक्ट, यदि मैं कहूँ पार्टनरशिप एक्ट, यदि मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यदि मैं कहूँ सर क्रिमिनल लॉज जो इंडिया में बने हुए हैं, तो सर इंडिया का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? कि सर भारत का सबसे बड़ा कानून है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कब बना था सर? आप सब जानते हैं 1950 में बना था। यस सर। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज दी दादाजी एक्ट। दादाजी की बात नहीं मानोगे, जश शाह के घर में उसके पापा हैं, सबसे पहले जश है, फिर सेकंड पापा है और फिर थर्ड दादाजी है। यदि जश शाह ने दादाजी से जबान लड़ाई या दादाजी की बात नहीं मानी तो दादाजी कहेंगे जश जरा उल्टा होना तो, और फिर पीछे एक ऐसी लात मारेंगे कि घर से बाहर ही निकले दिखेगा ये। ठीक है, तो यानी कि यदि दादाजी की बात नहीं मानी तो सर आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो सर भारत में जितने भी लॉज बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, उन्हें सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुरूप ही बनना पड़ेगा। यदि कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट जाके उसमें कोई सेक्शन आया हुआ है तो वो सेक्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। तो सर अपन कह रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, यानी कि कंपनी इसके बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके काम करना अलाउड है।
तीसरी बात जो मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बता रहा हूँ, दो तो बता दी, चार्टर डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। तीसरी बात जो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि सर बाहरी दुनिया को किसी कंपनी के साथ में इंटरैक्ट करना है तो सर उसके लिए सबसे पहले उसको क्या देखना पड़ेगा कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखना पड़ेगा, इस कंपनी के एमओए को देखना पड़ेगा। यदि मिस्टर एक्स जो कंपनी के बाहर के आदमी वो जानना चाहते हैं कंपनी का नाम क्या है, इस आर्टिफिशियल पर्सन का नाम क्या है, सर एमओए का पहला क्लॉज नेम क्लॉज, ठीक है सर। दूसरा क्लॉज कि सर ये कंपनी कहाँ की है, एक्चुअली राजस्थान की कंपनी है, महाराष्ट्र की कंपनी है, गुजरात की कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, तो सर ये देखना हो तो इसका सेकंड क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज देखेंगे। अच्छा, नेम में कंपनी का नाम जो है, मान लो XYZ प्राइवेट लिमिटेड या XYZ लिमिटेड, द एब्सेंस ऑफ द वर्ड प्राइवेट अपने आप में काफी कुछ बता देता है कि ये पब्लिक कंपनी, ठीक है सर। सर नेम क्लॉज से एक तो पहली बात पता पड़ जाता है कि प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, यस और नो, सबसे बड़ा इंडिकेशन यहां से मिल जाता है, ठीक है। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कहां पर है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में बताया जाता है। ना 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 ना, यू आर डूइंग अ मिस्टेक। मैंने ये कभी नहीं बोला कि ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड एट बांगुर नगर मुंबई, फ्लैट नंबर 102, कृष्ण लीला बिल्डिंग, बांगुर नगर मुंबई। मैंने कभी नहीं बोला कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में कंपनी का एड्रेस आएगा, एड्रेस कहां पर है ये बताया जाएगा। मैंने ये बोला है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में सिचुएटेड है वो ये रजिस्टर्ड ऑफिस बताता है, ओनली दैट। राजस्थान में तो, महाराष्ट्र में तो, गुजरात में तो, एमपी में तो, केवल उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में, ये केवल कंपनी के केस में है, ध्यान रखना। एलएलपी के केस में अलग बातें चलेंगी। क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को, ए टू जेड? क्या ये बात समझ में आई? कविश, जिया वोरा, दिशी अग्रवाल, दर्श जैन, यस। मैं जो बोलना चाह रहा हूं ना, बच्चे गलती करते हैं जब कभी भी एमओए के क्लॉजेस समझाने को आते हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में द कंपनी का एड्रेस का है ना, कंपनी किस स्टेट में सिचुएटेड है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में सिचुएटेड है वो बताया जाएगा। दर्श जैन बता क्या हुआ? सर हेड ऑफिस वहां पर है वो जरूरी नहीं है ना, या रजिस्टर्ड ऑफिस ही चाहिए? कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेज हो सकते हैं, आपके पास में नाम आएंगे रजिस्टर्ड ऑफिस, आपके पास में नाम आएंगे हेड ऑफिस, आपके पास में नाम आएंगे ब्रांच ऑफिसेस, ठीक है सर। सबसे पहले समझो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस वो जगह होती है जहां पर, रजिस्टर्ड ऑफिस वो जगह हो, वो ऑफिस होता है जहां पर कंपनी के जन्म लेने से लेके खत्म होने तक उस कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने आरओसी में सबमिट करें, जितनी भी मीटिंग्स हैं उनके रिकॉर्ड्स, सर जितने भी उसने एनुअल रिटर्न्स फाइल किए हैं उनकी कॉपीज, ये सारे के सारे कहां पर मेंटेन होंगे सर? रजिस्टर्ड ऑफिस में होंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि सर यदि इस कंपनी को कोई लीगल नोटिस भेजना है तो हमें कहां भेजना होगा सर? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजेंगे तो वो मान्य होगा, ठीक है। अब आती है कि सर हेड ऑफिस भी तो होता है कंपनी के, तो सर रजिस्टर्ड ऑफिस कैन बी डिफरेंट, हेड ऑफिस कैन बी डिफरेंट। हेड ऑफिस हो सकता है दिल्ली में हो जबकि कंपनी रजिस्टर महाराष्ट्र में हुई भी हो। बात समझ में आई तेरे को? तो आप ये जो वर्ड यूज करते हैं ना, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, डोंट कंफ्यूज हेड ऑफिस विद रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ लीगल टर्म विच शुड बी यूज्ड इन दैट कंटेक्स्ट ओनली कि कंपनी का लीगल नोटिस कौन से ऑफिस पे भेजने हैं और कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर मेंटेन होंगे, जन्मने से लेके खत्म होने तक वहां पर आपको मेंटेन होंगे। क्या ये दो बात समझ में आई कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस ये होता है? अब एमओए के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में हम एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताते हैं, हम क्या बताते हैं कि सर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस
कौन से जुरिस्डिक्शन में, कौन से आरओसी के जुरिस्डिक्शन में, कौन से स्टेट में, रादर इसको ऐसे बोलना चाहिए, कौन से स्टेट में। बस हम यहां पर इतनी जानकारी देते हैं। समझ में आया? समझ में आया? दस दिन सर खुजा रहा है, क्या चल रहा है बता तो सही, समझ में आया या नहीं आया? सर मुझे समझ गया सर। ठीक है, जस्ट शाह बोलो, तेरा डाउट बोलो। सर रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब वो कौन से स्टेट के आरओसी से रजिस्टर्ड है वो लिखना होता है ना? नहीं, कौन से स्टेट में, बस अभी अपन पढ़ेंगे यार, चिंता मत कर। देख यहाँ पर है ना, देख जैसे नेम क्लॉज के बाद में ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। आरओसी नहीं, स्टेट। एक स्टेट ठीक है में सर। कभी कभार एक से ज्यादा आरओसी हो जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हारा स्टेट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें एक से ज्यादा आरओसी है। एक मुंबई के लिए, एक कहीं और के लिए, इस हिसाब से, क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा कंपनीज रजिस्टर होती है ना। मुंबई इज कंसिडर्ड एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, पैसा घूमता है यहाँ पर खूब सारा। तो सर इतनी कंपनीज अकेले मुंबई में रजिस्टर होने लगे जितनी बाकी के रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में नहीं होती, तो यहाँ के लिए अलग आरओसी दे दिया, लोगों का काम आसान हो गया ना यार। ठीक है, तो सर हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में केवल स्टेट का नाम जहां पर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होगा, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं आएगा। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर पहला हो गया, एमओए के क्लॉजेस की बात करूं तो पहला हो गया नेम क्लॉज, दूसरा हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से काम करने के लिए बनी है, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से काम करने के लिए बनी है, वो आएगा ऑब्जेक्ट क्लॉज में। जैसे कि कंपनी बनी है, दर्श जैन ने और जश शाह ने और कविश ने मिलके एक कंपनी खोली। क्या कंपनी खोली? दश, जश, डीजे के, ठीक है, डीजे के सीमेंट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इन और इन्होंने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा कि सीमेंट ट्रेडिंग करने के लिए ये कंपनी काम करेगी, और उस मुतल्लिक जो भी जरूर, सीमेंट ट्रेडिंग करने के लिए जो भी जरूरी काम है वो सब भी हम कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऑफिस किराए पे लेना, कोई गोदाम किराए पे लेना, गोडाउन किराए पे लेना जहां पर हम सीमेंट की बोरी चेक करेंगे। तो सर ऑफिस किराए पे लेना, गोदाम किराए पे लेना, सर हमको सीमेंट का स्टॉक खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना है तो 5 करोड़ रुपए तक का लोन हम ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि 5 करोड़ रुपए तक का लोन कंपनी ले सकती है। तो सर इस हद के अंदर ही कंपनी को काम करना होगा। 5 करोड़ रुपए के अंदर अंदर ही जिंदगी में लोन ले सकती है। सर ज्यादा लोन की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? तो बेटा पहले एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करने की प्रक्रिया अपनाओगे, जितनी भी चाहिए 10 करोड़ अमेंड करोगे और फिर इससे ज्यादा लोन ले पाओगे। ये सही तरीका है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि यदि ऑब्जेक्ट क्लॉज में 5 करोड़ रुपए लिखा हुआ है तो 5 करोड़ तक का ही लोन ले सकते हो। 10 करोड़ का लेना है, 5 से ज्यादा लेना है तो क्या करोगे? पहले इसको चेंज करवाओगे एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को, फिर वो काम कर पाओगे। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 10 करोड़ रुपए का लोन ले लेंगे फिर बाद में चेंज करा देते। ना 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 ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। दर्श जैन क्या हो गया? सर अगर एमओए के कोई ऑब्जेक्ट लॉस को चेंज करवाना है तो वो कौन कितना परसेंटेज वोटिंग होना चाहिए? वो मैं सब बता दूंगा, तू चिंता मत कर। मुझे खुशी हुई कि तेरे दिमाग में ये आया। पर देख, एमओए का कोई भी क्लॉज यदि आपको अमेंड करना है, नाम भी अमेंड, यू वांट टू चेंज योर नेम, इजंट इट अ वेरी बिग डिसीजन? कंपनी का नाम चेंज करना है यार, उसकी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो आप। आज दर्श जैन का नाम चेंज करना है मेरे को, तो मुझे अखबार में छपाना पड़ता है या नहीं पड़ता है कि ये फलाना व्यक्ति अपना नाम चेंज कर रहा है, आगे से मुझे इस नाम से जाना जाए। तूने कभी देखा नहीं होगा, पर पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है उसके लिए। सर कंपनी के एमओए के क्लॉजेस को यदि अमेंड करना है तो बहुत बड़ी बात होती है। अमेंडमेंट इन एमओए इज अ वेरी बिग थिंग सर। तो सर कैसे होगा, आओ अभी बता देता हूँ। कि सर मीटिंग्स होती है ना कंपनी के लोगों की, सर कंपनी के मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की, यस सर, मेंबर्स बोलना ज्यादा सही रहता है।
तो सर कंपनी के मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। बहुत आसान से समझा रहा हूँ, ऐसे ही समझना इसको। उसको बोलते हैं अपन जनरल मीटिंग होती है। ठीक है श्रेया बियानी कविश, वीडियो ऑन कर लो रे। ठीक है। तो सर जनरल मीटिंग या तो साल के अंत में होती है या साल के बीच में होती है। तो साल के अंत में जो होती है, जो कि करानी कंपलसरी होती है, उसको अपन एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। ठीक है। एजीएम नाम सुना है कि कंपनी की एजीएम हो रही है, वहां पर साल में पूरा क्या हुआ सब बताया जाता है, कोई मेजर मेजर डिसीजंस पास किए जाते हैं, कंपनी का ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होगा, उसको चेंज करना है वगैरह। तो एनुअल जनरल मीटिंग साल के अंत में। ओके सर। साल के बीच में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और हमको अभी ही डिसीजन, साल के अंत तक कौन रुकेगा यार, कंपनियां ऐसे थोड़ी काम करती है, फटाफट काम करती हैं। तो सर जो जनरल मीटिंग है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? साल के बीच में बुला रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम। इसको क्या बोलते हैं? साल के बीच में जो बुलाई जाती है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या ये दो बातें समझ में आई? जनरल मीटिंग में अपने को वर्ड क्या यूज करना है? कंपनी के जनरल मीटिंग में हम चेंजेस करते हैं या जनरल मीटिंग में मैटर्स डिसाइड करते हैं कंपनी, चाहे वो एजीएम हो, एजीएम हो, चाहे ईजीएम हो। इतना समझ में आया सबके? इतना समझ में आया? दिशी, श्रेया बियानी? यस सर। बियानी तेरी दोस्त 16 तारीख हो गई, अभी एग्जाम खत्म हो गए, अभी तक नहीं आई। पता नहीं सर। उसको कहना सर को भी है ना जूते मारना बहुत अच्छे से आता है। तो 16 तारीख छुट्टी खत्म, एग्जाम खत्म तो छुट्टी खत्म, आ जाओ क्लास में। ठीक है चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट तो सर अब मीटिंग्स में कोई नॉर्मल तरीके का डिसीजन लेना है तो उसके लिए क्या पास किया जाएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। उसके लिए क्या पास किया जाएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और कोई बहुत ही बिग डिसीजन लेना है इन मीटिंग्स में तो उसके लिए क्या पास किया जाएगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है यदि 50% लोग भी मान गए तो वो चेंज फाइनल हुआ हुआ मान लिया जाएगा। नॉर्मल बात है, 50% लोगों ने भी हाँ भर दी, ओके डन। सर बहुत स्पेशल बात है। तो सर जब तक 75% लोग हाँ नहीं भर देवे तब तक वो डिसीजन मान्य नहीं होगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन वो उसको पास कराने के लिए कम से कम 75% लोगों को हाँ भरनी पड़ती है। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना है तो क्या लगेगा? सिंस इट्स अ वेरी बिग डिसीजन तो क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। बोलो बात समझ में आई? आप सडनली बोलते हो, आपने सुनना। ये कंपनी क्या थी? दर्श, जश एंड कविश, डीजे के सीमेंट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके सर, या लिमिटेड जो भी है चलो। सिर्फ अब इन्होंने लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया क्या सोच के कि ये कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग का काम करेगी, क्योंकि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा था? सीमेंट ट्रेडिंग। और सीमेंट ट्रेडिंग को जो भी करने के लिए जरूरी बातें, जैसे दुकान खरीदना, दुकान किराए पे लेना, गोदाम खरीदना, उधार लेना, वो भी हम कर पाएंगे क्योंकि वो सीमेंट ट्रेडिंग में हेल्प ही कर रहा है। ओके सर। तो सर अब इन्होंने ऐसा कह के शेयर होल्डर्स से और क्रेडिटर्स से ये कह के पैसा ले लिया कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है? सीमेंट ट्रेडिंग में। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपका पैसा लग रहा है सीमेंट ट्रेडिंग में। सडनली ये लोग बिना कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए टॉयज ट्रेडिंग में काम करना चालू कर देते हैं। यानी कि पैसा कह के क्या लिया शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से कि आपका पैसा सीमेंट ट्रेडिंग में लगेगा, और बिना कोई चेंज किए वो पैसा टॉयज ट्रेडिंग में काम ले लेते हैं। तो क्या कंपनी के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ में धोखा होगा या नहीं होगा? पैसा कह के कुछ लिया और काम में किसी और में लगा दिया, तो क्या ये उनके साथ में धोखा होगा या नहीं हो गया? बोलो, बात समझ में आई है? जिया वोरा कहती है, अपने पापा से पैसा उधार लेती है, पापा मुझे स्कूल की फीस भरनी है, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, पापा प्लीज मेरे को 10,000 रुपीज दीजिए। और जैसे ही पापा ने फीस दी, लगा दी किसमें? पार्टी।
पार्टी दे दी अपने, शी थ्रू, नहीं मैच देखने के टिकट खरीद लिए इसने 10,000 रुपए से फ्रंट रो के। ठीक है, तो मैच तो पापा के साथ में धोखा हो गया ना, कह के कुछ लिया और लगा कहीं और दिए। तो वैसे ही कंपनी के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से पैसा ये कह के ले लिया आपने कि सीमेंट ट्रेडिंग करेंगे, और बाद में उस तरीके से इकट्ठे गए पैसे को टॉयज ट्रेडिंग में लगा दिया, तो धोखा। तो सर फिर इलाज क्या है? यदि हमको टॉयज ट्रेडिंग बहुत अच्छी फील्ड दिख रही है और हम उसमें भी वेंचर करना चाहते हैं एज अ कंपनी, डीजे के सीमेंट ट्रेडर्स टॉयज ट्रेडिंग में भी जाना चाह रही है, तो सर इसका इलाज ये, पहले डीजे के सीमेंट ट्रेडर्स को अपना एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, यानी कम से कम ये जो शेयर होल्डर्स है इनमें से कम 75% लोग मानेंगे, ठीक है हमारा पैसा आप दूसरी जगह काम ले लो, ठीक है, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन से एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज अमेंड करके वहां पर सीमेंट ट्रेडिंग के साथ में टॉयज ट्रेडिंग भी जोड़ दिया, तो फिर वो उसके बाद में वो काम लीगली कर सकते हैं, ताकि फिर धोखा नहीं होगा शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस और नो? प्रोसेस समझ में आया? यस सर। एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज का इंपॉर्टेंस समझ में आया? यस सर। ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम करना है तो क्या करोगे सर? जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पहले एमओए को अमेंड करेंगे, उसके बाद में वो काम करेंगे, तो वो लीगल तरीके से होगा। इतना समझ में आया? यस सर। सर एमओए के क्लॉजेस पढ़ रहे थे क्या? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी के केस में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या आएगा सर? स्टेट का नाम आएगा जहां पर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। सर ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी क्या काम करने के लिए बनी है, उसके बाहर जाके काम कर सकती है नहीं कर सकती है, करने का एग्रीमेंट बना लिया मिस्टर एक्स के साथ में, तो वो कैसा एग्रीमेंट होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। दर्श जैन बताओ तुम्हारा डाउट क्या है? सर समझ, जो कि है ना, मैं सीमेंट ट्रेडिंग में हूँ और मैंने है हाँ, ना बहुत गड़बड़ काम किया, तो फिर गवर्नमेंट ने मेरा लाइसेंस हटा दिया कि नहीं तू सीमेंट में नहीं आ सकता, मतलब सीमेंट ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। तो फिर मुझे अपने एमओए में भी चेंजेस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने मेरा लाइसेंस ले लिया तो। गवर्नमेंट ने तेरा लाइसेंस किस चीज का लिया भाई? हाँ, क्योंकि मैंने है ना सीमेंट में गड़बड़ किया था और उन्होंने बोला कि मैं सीमेंट ट्रेडिंग नहीं कर सकता अभी। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ने बोला तू सीमेंट ट्रेडिंग नहीं कर सकता अभी? हाँ, उसका लाइसेंस नहीं, क्योंकि मैंने गड़बड़ किया था बहुत सारे। तो लाइसेंस फिर वो नाम की तो कोई चीज ही नहीं है भाई। पहली बात तो ये समझ ले, लाइसेंस राज चला गया भारत से, पहले होता था कि आपको कोई भी काम करना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, ना ना ओके, ना। ऐसा है क्या? ठीक है, लाइसेंस अरे नाम की तो अब केवल तू बम बम वगैरह बनाएगा तो उधर कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए, तो वो ठीक है। अच्छा, आपने कुछ गड़बड़ किया भी है तो अपन ने क्या पढ़ा है यार? अपन ने एक पढ़ा है ना, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ट्राइब्यूनल, कंपनी, यदि आप कुछ गड़बड़ का गलत तरीके से बने हो, या फिर बनने के बाद में पकड़ में आता है कि आप गलत तरीके से बने हो, तो एनसीएलटी की पावर्स पढ़ी थी अपन ने कि वो आपके अफेयर्स को वाइंड अप कर सकती है, वो आपको आपके एमओए और एओए में चेंजेस कर सकती है, वो फिर एनसीएलटी देखेगी आपके साथ में क्या करना है। आपने कुछ बहुत गड़बड़ झाला कर दिया। गड़बड़ झाला ये किया कि काम गलत तरीके से कर सकते हो। क्या काम? कि सर कंपनी ने इनकम टैक्स प्रॉपरली नहीं भरा, तो सर ऐसा थोड़ी तेरा काम बंद करवा देंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तेरे से अपने बकाया टैक्स की वसूली करेगा। ठीक है, तूने सीमेंट ट्रेडिंग में, मान ले ये था कि सीमेंट इंपोर्ट नहीं करके बेचना है, मैन्युफैक्चर करके बेचना है या लोकल प्रोड्यूसर से बेचना है, तो तूने क्या इंपोर्ट करके और वहां से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से गलत काम कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से गलत काम कर लिया, तो सर वहां पर करेंगे। ये ऐसा भूल गया कि सर लाइसेंस राज है। लाइसेंस जिस एक्ट के अंडर मिला है उसी एक्ट के अंडर अपने को देखना पड़ेगा कि सर उसका क्या इलाज है यदि वो चीज तोड़ा गया। अभी तू ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, अपने को इन सब डायरेक्शन में नहीं जाने का है। ठीक है, ये सब डिटेल्स और ऐसी डिटेल्स कहाँ पूछने का कि सर इंटर में पूछने का। अबे फाउंडेशन में तो बेसिक यही है, कंपनी कैसे बनेगी,
और कंपनी बनाने और चलाने से लेके थोड़ी बहुत बेसिक बातें, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं वगैरह वगैरह। इतना दूर का अभी मत सोच, पहले कंपनी की बेसिक समझ, ठीक है। नेक्स्ट, जश शाह बोल, क्या डाउट है तेरा? सर हाँ, पहले तो एक नॉर्मल एजीएम होस्ट करने के लिए कितने दिन पहले का प्रायर नोटिस देना पड़ता है? अपन ने पढ़ा है ना सेक्शन 8 कंपनी में, बता, तू खुद बता। सेक्शन 8 में 17 दिन का था, 17 या सेक्शन 8 में 15। बताया हुआ है कि इंस्टेड ऑफ इतने दिन एक सेक्शन 8 कंपनी इतने दिन में ही नोटिस दे सकती है मीटिंग का। 28 ना, 28 या 21। इंस्टेड ऑफ 21 डेज, 14 डेज हाँ में ही वो कर सकती है। 7 की टेबल याद रख, 7 2 14, 7 3 21, ठीक है। सर मैं भी तो 28 ही बोल रहा हूँ, 7 4 9 हाँ। तो बोल रहा हूँ, ठीक है, फंडे मत मारना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और सर एक और अच्छा सुनो देखिए। यार, मीटिंग हाँ, अपने कोर्स में नहीं है, मीटिंग कहाँ पर है? सीए इंटर में। बस मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि अपने को जरूरत पड़ेगी एनुअल जनरल मीटिंग, और इसकी जनरल मीटिंग वर्ड यूज लेने की जरूरत पड़ेगी, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन वर्ड्स यूज लेने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इंट्रोड्यूस करा है। बोल तेरा नेक्स्ट डाउट क्या है? वो छोड़ो सर, हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या भाई केवल लड़कों को ही डाउट आ रहे हैं, लड़कियों को कुछ डाउट नहीं आ रहे हैं? हम्म। ऋषि अग्रवाल, जिया बोरा, जिया जैन, नहीं सर हमारे दिमाग में अभी तक कल वो उसने सिक्सर मारा था, हम तो वहीं पर अभी तक फंसे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है? अरे दर्श जैन, वापस एक डाउट, वेरी गुड, पूछ। सर कंपनीज एक्ट में लिखा है कि साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होना चाहिए, बट कम हम बताएंगे कैसे कि हाँ हमने एनुअल जनरल मीटिंग साल में किया? भाई सुन, तू फिर इंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अरे यार। अब हम बताएंगे कैसे कि सर जो, किसको बताना है तुमको, किसको बताना है? सर बताना तो पड़ेगा ना, अभी बोला कि ये मैंडेटरी है एक साल में एक बार तो करने का, तो वो भी दिखाना पड़ेगा ना, मैं करना तो यही मतलब तो क्या होगा? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या मीटिंग है, ये उस कंपनी के मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है कि आज से 21 दिन के बाद में मीटिंग है। दूसरा कि मीटिंग हो गई, ये आरओसी को बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बताना है कि हमारी मीटिंग, बताना किसको है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आरओसी को सर, आरओसी को भी। तो सर जो मीटिंग होती है ना वो उसके मिनट्स होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में नोट डाउन किया जाता है कि इस मीटिंग जो इतने इतने दिन हुई थी, इसको चेयर इसने किया था, उसमें ये मतलब ये लोग थे, उसमें ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 ये 5 डिसीजन लिए गए, नीचे साइन वगैरह होगा कंपनी का, और वो मिनट्स किसके पास में डिपॉजिट किए जाएंगे? सर इधर। बात समझ में आई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे, वही आरओसी बोल लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोल लो, उनके साथ में रजिस्टर किए जाएंगे। बात समझ आई? ठीक है, प्रॉपर तरीका है। तूने प्राइवेट कंपनी खोली है, तूने पब्लिक कंपनी खोली, सर इधर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स यहाँ पर अपलोड होंगे तुम्हारे। ओके, बस मुझे इतना ही ज्ञान है अब, ठीक है, इससे ज्यादा ज्ञान इंटर में ले लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे कविश, जिया जैन, जिया जैन क्या बात है, बार बार क्यों गायब हो रही है भाई? हम्म। सर वो स्क्रीन पे मेरा बार बार अटक रहा है, लैग हो रहा है। लैग हो रहा है तो फिर भले ही ऑफ कर ले, दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। जस्ट शाह हंसने लग जाता है तेरे जवाब पे कि वो बंडल मार रही है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब अरे यार अपन क्या कर रहे थे, एमओए के क्लॉजेस कर रहे थे। कौन से क्लॉज कर लिए थे? कि सर नेम क्लॉज कर लिए थे। दूसरा कौन सा क्लॉज कर लिया था? कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कर लिया था। तीसरा क्लॉज कौन सा क्लॉज कर लिया था? कि सर ऑब्जेक्ट क्लॉज कर लिया था। ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक तो होता है मेन ऑब्जेक्टिव कि सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी है, और एंसिलियरी ऑब्जेक्टिव। एंसिलियरी मतलब इस मेन ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए जो जो काम जरूरी है, जैसे कि रूम के मतलब ऑफिस किराए पे लेना, गोदाम किराए पे लेना, लोन लेना, ये सब काम भी हम कर सकते हैं लोगों से, मतलब जो भी है। अब समझदार कंपनीज जो होती है ना,
जैसे कि रिलायंस जो है वो दुनिया भर के काम कर रही है। अब कैसे? पेट्रोकेमिकल का काम भी कर रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिफाइन करने का काम भी कर रही है सर। बीच में है ना और भी कितने कि सर जियो का काम भी कर रहे थे। जियो मतलब समझते हो, वो है ना अपने टेलीकम्युनिकेशन का काम भी कर रहे हैं। तो सर यदि आप एक से ज्यादा काम करने का भविष्य में इच्छा रखते हो तो समझदार आदमी कौन? जो पहले से अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को बहुत ध्यान से फ्रेम करेगा कि भविष्य में मेरे को ये काम करने पड़ सकते हैं, सबके बारे में आराम से सोच के फिर फ्रेम करेगा। सर यहाँ किसका रोल आता है? जिस सीए सीएस वगैरह से आप अपना एमओए और कंपनी के पेपर्स बनवा रहे हो प्रोफेशनल कैपेसिटी में, लोग 3,000 रुपये में भी कंपनी रजिस्टर करा देते हैं बेटा फीस में। और कंपनी रजिस्टर कराने के लोग कुछ चार्टेड अकाउंटेंट्स 50,000 भी लेते हैं। तो कुछ तो फर्क होएगा। 3,000 रुपये में कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई फीस चार्ज कर रहा है, 50,000 रुपये ले रहा है। सर वो फर्क यहाँ दिखता है कि उसने आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज कितनी तमीज से ड्राफ्ट किया है। क्योंकि ये यदि गलत तरीके से ड्राफ्ट हो गया तो बार बार इसको अमेंड करने के लिए आपको एजीएम या ईजीएम बुलानी पड़ेगी, और उसमें फिर अमेंडमेंट क्लॉज स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास करना पड़ेगा। हो जाएगी बड़ी बात? यस सर, थोड़ी तो बड़ी बात है ये। ठीक है, इजी। ठीक है, नेक्स्ट नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथा होता है कैपिटल क्लॉज। सर यदि मैं बोलूं कितनी कैपिटल के साथ में कंपनी रजिस्टर हुई है, तो मैं कौन सी कैपिटल की बात कर रहा हूं? अपन ने ऑथराइज्ड कैपिटल पढ़ी है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल पढ़ी है, पेड अप कैपिटल पढ़ी है, कॉल्ड अप कैपिटल पढ़ी। तो मैं कौन से कैपिटल की बात कर रहा हूं यदि मैं बोलूं कि सर कंपनी कितने कैपिटल के साथ में रजिस्टर हो रही है? हाँ भाई जश्या बता, कुछ बोल रहा था तू। अरे आंसर बोल रहा था ना वो। मैं कुछ नहीं बता। अच्छा, ऑथराइज। यस ही इज राइट। यानी कैपिटल क्लॉज में कौन से कैपिटल की डिटेल आएगी? सर ऑथराइज्ड कैपिटल की डिटेल आएगी। कैपिटल क्लॉज में किसकी डिटेल आएगी? सर ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था ना, ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल की भी बात कर रहे हैं अपन, कि कंपनी कितनी कैपिटल के साथ में रजिस्टर हो रही है, यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल में 3 डिटेल्स देनी होती हैं आपको। कौन कौन सी 3 डिटेल्स देनी होती हैं बताओ, कौन बता सकता है क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल में 3 डिटेल्स देनी होती हैं। अरे कोई तो बता दो वियानी साहब। अरे यस बियानी साहब कहाँ चले गए, दिख ही नहीं रहे हो। सर, मुझे ठीक नहीं है। पार्डन, मेक अ पार्डन। सर, मुझे ठीक नहीं है, मैं लेट के पढ़ रही हूँ। वंडरफुल। चलो नेक्स्ट। सर ऑथराइज्ड कैपिटल में 3 तरीके की इंफॉर्मेशन होती है कि सर द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹10 lakhs डिवाइडेड इनटू 1 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये 3 जानकारी होती है। यानी कि सर ऑथराइज्ड कैपिटल टोटल कितनी है, जिससे ज्यादा कंपनी कभी अलॉट या सब्सक्राइब करने के लिए आपको अलॉटमेंट कर ही नहीं सकती किसी को। सर फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी ना। यस सर, तो 3 जानकारी दी हुई है। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज दिस, डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने, और हर शेयर के फेस वैल्यू कितनी है। ये तीनों डिटेल्स ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज में आनी चाहिए। तो मतलब कैपिटल क्लॉज में आनी चाहिए। समझ में आ गया? कैपिटल क्लॉज में कौन सी कैपिटल की बात कर रहे हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल, या जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस सॉरी कैपिटल क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कि सर लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी क्लॉज। सर क्या है लाइबिलिटी क्लॉज? ये हो सकता है ये ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया हो। तो है लाइबिलिटी क्लॉज में
कंपनी की लाइबिलिटी, बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं कि सर कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग एक बार सब जने सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कर लो रे।